फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि टाइटल पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले अपने सभी सब्सक्राइबर को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब किया। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि मेरे वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए ताकि कुछ और व्यूज़ बढ़ सकें, कुछ और सब्सक्राइबर बढ़ सकें। तो फ्रेंड्स, मैं बिना रुके अपना वीडियो आज का स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति पढ़ी थी, जब हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, तो उस समय पे कॉमेडी सीरियल्स में एक मजाक हुआ करता था। वो मजाक ऐसा था कि विदेशों में जब सेब पेड़ से गिरता है तो बच्चे सोचते हैं कि कैसे गिरा, क्यों गिरा, और यहाँ इंडिया के बच्चे सोचते हैं अरे एक क्यों गिरा, दूसरा कब गिरेगा, वो इंतज़ार करते रह जाते हैं। ये हमारी अज्ञानता थी कि हम अपने ही देश पर बिना जाने समझे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और दूसरे भी इस बात पर हंस रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि सत्य की ये नियति होती है, चाहे कितनी ही देर से क्यों ना सामने आए, पर सामने आता जरूर है। अब कितना आता है कितना नहीं, ये तो हमें अपना अपना अनुभव बताता है। मैंने जैसा कहा है कि जो न्यूटन है, ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उसका दिया हुआ नहीं है। ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन नहीं लाया था, बल्कि उसके भी आने से 550 साल पहले भास्कर आचार्य जी, जो जाने माने गणितज्ञ थे, खगोल विज्ञान के ज्ञाता थे, वो सब इस पर सिद्धांत पहले ही दे चुके थे। तो फिर ये न्यूटन के नाम से कैसे जाना जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं कुछ और बातें भी इसके संदर्भ में आपसे कहूँगी। मुझे उम्मीद है कि वो बातें आपको पसंद आएंगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी इसी बात पर थोड़ी सी रोशनी डालती हूँ कि कैसे भास्कर आचार्य ने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में है, और कैसे हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन ने इसका सिद्धांत नहीं दिया है, बल्कि न्यूटन एक चीटर है। ऐसा कहा जाता है कि भास्कर आचार्य की बेटी लीलावती ने अपने पिता से पूछा था। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि भास्कर आचार्य जी ने एक किताब लिखी थी अपनी बेटी के नाम पर, और उस किताब का नाम था, उस ग्रंथ का नाम था लीलावती। यानी वो अपनी बेटी से कितना प्रेम करते थे, ये बात भी इसमें प्रकट होती है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ। लीलावती जो उनकी बेटी थी, उसने अपने पिता से यह प्रश्न किया कि पिताजी, यह पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो किस चीज़ पर टिकी है। इसके उत्तर में उसके पिता ने कहा कि बेटा, कुछ लोग तो कहते हैं कि पृथ्वी शेषनाग, कछुआ आदि वस्तु पर टिकी है। कुछ लोग कहते हैं कि शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु कछुए के रूप में है और उस कछुए के ऊपर पृथ्वी टिकी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें गलत हैं। क्योंकि अगर हम ये मान लेते हैं कि ये चीज़ें शेषनाग के फन पर टिकी है, या फिर कछुए के ऊपर टिकी है, या फिर किसी और चीज़ पर टिकी है, तो बात ये आएगी कि ये सब चीज़ें किस पर टिकी हैं, ये सब चीज़ें किस पर टिकी हैं, फिर वो चीज़ किस पर टिकी है। यानी कारण का कारण, फिर उसका कारण, फिर कारण और फिर उसका कारण। अगर इसी तरह से चलता रहा तो इसे न्याय शास्त्र में अनवस्था दोष कहते हैं। ऐसा भास्कर आचार्य ने अपनी पुत्री से कहा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और उजागर होती है। वो चीज़ ये उजागर होती है कि उस समय शताब्दियों पहले बेटा या बेटी में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता था। अगर होता तो भास्कर आचार्य अपनी पुत्री को ये सब समझाने की बजाय उससे ये कहते, तुम जाके किचन का काम करो, तुम जाके किचन का काम करो, जाके रसोई देखो, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। अरे इसी लायक होती तो क्या था। ये सब उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि फ्रेंड्स, ये सब जो कुरीतियां हैं ना, ये पहले समय में थी ही नहीं। पहले लोग इतने सक्षम हुआ करते थे कि उन्हें किसी और के सहारे की ज़रूरत ही नहीं थी कि बेटा होगा तो ही हमें सहारा देगा। तो पहले लोगों के अंदर इस तरह का भेदभाव नहीं था। लीलावती का अपने पिता के साथ जो संवाद है वो इस चीज़ को प्रदर्शित करता है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। लीलावती ने फिर से प्रश्न किया कि अगर पृथ्वी किसी भी चीज़ पर नहीं टिकी तो टिकी किस पर है। तब भास्कर आचार्य ने कहा कि क्यों ना हम ये मान लें कि पृथ्वी किसी भी वस्तु पर आधारित नहीं है, पृथ्वी किसी भी चीज़ सामान के ऊपर नहीं टिकी है। यदि हम यह कहें कि पृथ्वी अपने ही बल से टिकी है, कि पृथ्वी अपने आप, पृथ्वी के अंदर इतनी ताकत है कि वो टिकी हुई है, और पृथ्वी के अंदर धरणात्मिका शक्ति है, कि पृथ्वी के अंदर धारण करने की शक्ति है, पृथ्वी ने खुद अपने आप को धारण कर रखा है, तो इस बात में दोष ही क्या है। ये बात बिल्कुल सही है। इस पर लीलावती ने कहा कि पिताजी, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है कि पृथ्वी किसी चीज़ पर नहीं टिकी बल्कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वह खुद से टिकी है।
तब भास्कर आचार्य ने इस चीज़ को और क्लियर किया। उन्होंने कहा कि वस्तुओं की शक्ति जो होती है बेटा वो बहुत विचित्र होती है। और उन्होंने संस्कृत में श्लोक भी लिखा। वो श्लोक कुछ इस तरह से था, मरुच्चलो भूर चला स्वभाववतो यतो विचित्रवत वस्तु सक्तया। ये सिद्धांत शिरोमणि से ली गई हैं ये लाइन, जो भास्कर आचार्य जी ने लिखी थी। आगे उन्होंने कहा था कि आकृष्टि शक्तिश्च मही तथा यत खस्थम गुरु स्वाभिमुखम स्वशक्तया आकृष्यते तत्पथ तीव भाति समान तत् क्व पतित्वम खे। ये सब सिद्धांत शिरोमणि के गोलाध्याय से लिया गया है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी में आकर्षण की शक्ति है। पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति से भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है और आकर्षण के कारण वो जमीन पर गिरते हैं। पर जब आकाश में समान ताकत चारों ओर से लगे तो भला कोई कैसे गिरे। अर्थात आकाश में ग्रह जो हैं उन सबके अंदर ये वाली शक्ति है, उन सबके अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो वो सब ग्रह अपनी अपनी शक्ति से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं और सब में क्योंकि समान शक्ति है तो इस वजह से सभी आकाश में लटक रहे हैं, पृथ्वी पर टिके आकाश में लटक रहे हैं और नीचे गिर नहीं रहे हैं। सभी शक्तियां आपस में संतुलन बनाए हुए हैं। आकाश में ग्रह निरावलंब रहते हैं क्योंकि विविध ग्रहों की शक्तियां आपस में संतुलन बनाकर रखती हैं। तो फिर फ्रेंड्स ये बात यहीं पर क्लियर होगा कि भास्कर आचार्य ने ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सिद्धांत दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स त्रेता युग में भी ये वाली बात सामने आई थी कि जो रावण की सेना में कुछ सैनिक ऐसे थे जो अमर थे, कुछ राक्षस ऐसे थे जो अमर थे जिन्हें मारा नहीं जा सकता था। तो ये बात ऐसा लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने उन्हें मारा नहीं था। हनुमान जी ने पूरे वेग के साथ अपनी पूंछ में लपेट के उन्हें गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहाँ तक काम करती है उससे बाहर उन्हें फेंक दिया था। और वो आज भी वैसे ही वहीं पर घूम रहे हैं क्योंकि वो अमर थे, हनुमान जी उन्हें मार नहीं सकते थे। उसका मतलब हनुमान जी जानते थे कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और वो कहाँ तक है। द्वापर युग में भी इस बात का वर्णन है कि भीम जो थे वो नारायणी सेना को मार नहीं सकते थे, नारायणी सेना कभी मर नहीं सकती थी। तो भीम बारी बारी कर पवन, क्योंकि पवन पुत्र तो थे ही भीम भी, तो बारी बारी करके उन्हें पूरे वेग से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर फेंक देते थे ताकि नारायणी सेना वापस धरती पर ना गिरे। तो उसका मतलब वो भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को जानते थे। फ्रेंड्स जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ना केवल धन को लूटा बल्कि वो जानते थे कि वेद में, पुराणों में इतना सारा ज्ञान भरा पड़ा है, वही सब ज्ञान वो यहाँ से बटोर कर ले गए और उसके बाद अपना नाम रखकर उन्हें प्रस्तुत कर दिया। इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। उन्होंने जो भी ज्ञान दिया है उसकी आधारशिला जो है वो भारत से ही है। हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब लोगों को कपड़ों तक का ज्ञान नहीं था तब भारत में सभ्यता थी, तब भारत में संस्कृति थी। सभ्यता सबसे पहले भारत में ही तो आई थी। केवल ज्ञान ही नहीं, विज्ञान में भी भारत ही है, लेकिन उसने कभी अपना ढिंडोरा नहीं पीटता भी कैसे। उस समय की बात है कि जब अंग्रेज यहाँ पर आ गए थे, चारों तरफ ब्रिटिश की हुकूमत थी, पूरी दुनिया में ब्रिटिश हुकूमत थी, इंग्लैंड की हुकूमत थी। ये सब जब लोग आ गए थे तो वो भारतीयों को ग्रो करने ही नहीं दे रहे थे, अपनी बात रखने ही नहीं दे रहे थे, बल्कि यहाँ से वो केवल धन नहीं उनके ज्ञान को भी ले जा रहे थे। अगर हम ये कहें कि अंग्रेज चोर हैं तो इसमें भी तो कोई दो राय नहीं है। कोहिनूर हीरा सब जानते हैं कि वो किसका था। तो अंग्रेजों ने जो ज्ञान की नींव थी वो यहीं से लेकर गए हैं और उसके ऊपर उन्होंने अपने सिद्धांत रख दिए हैं कि उन्होंने इस बात को बताया, जबकि पूरी तरह से गलत है। तो हम जितना जानते हैं, जितना हम समझते हैं वेद पुराणों और ग्रंथों में लिखी बातों के बारे में, उतना हमें पता चलता है कि हम कितना कम जानते हैं। तो आवश्यकता यह है कि हम अपने ज्ञान को और ज़्यादा विस्तार करें और चीज़ों को जानने समझने की कोशिश करें। केवल दिखावे पर ना जाएं, अपनी भारतीय संस्कृति को भी पहचानें। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।